Very good afternoon, students. My name is Advocate Abhishek Chaube. We were dealing with the general defenses in law of tort. I hope आप सभी को जो कंसेप्ट हम लास्ट 2 वीडियोस में कर चुके हैं समझ में आ गए होंगे. Now we are heading towards the second defense, which is plaintiff the wrongdoer. Kindly make a heading, plaintiff the wrongdoer. ये क्या होता है कंसेप्ट, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि प्लेंटिफ कौन होगा? सबसे पहले तो वन हु फाइल्स द कंप्लेंट. जो सूट फाइल करता है उसे हम बोलेंगे प्लेंटिफ. ठीक है, याद करने के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लेंट लिखा है ताकि प्लेंट से प्लेंटिफ आपको याद रहे. जनरली क्रिमिनल के लिए ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन हम इसे अभी के लिए फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं. अ पर्सन हु फाइल्स द प्लेंट, a person who files the complaint will be known as plaintiff. Now the heading itself saying plaintiff the wrongdoer means the situation is talking about what if the person who is filing a complaint वही अगर रॉन्ग डूअर है, तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल किया अगर वही रॉन्ग डूअर है तो फिर क्या होगा? इसके लिए एक लॉ है बेटा, एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटोर एक्शियो, या आप एक्सटर्पी कॉजा नॉन ऑरिटोर एक्शियो. These are two legal maxims, two legal principles that governs this particular defense. For example, defendant can very well seek this defense by saying that I am not liable to pay the compensation to the plaintiff because plaintiff is at fault. It says that no cause of action arises from an immoral cause. So you should approach the court with clean hands, not while having feet of clay. आप कोर्ट जाइए, अपना लोकस स्टैंडाई का राइट एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आपको बताता है राइट टू बी हर्ड बाय द कोर्ट. आप एक व्यक्ति जो कि विक्टिम है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लोकस स्टैंडाई का अधिकार है आप सभी के पास, लेकिन उस सिचुएशन में आप नहीं जा सकते, उस सिचुएशन में कोर्ट आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप खुद ही नेग्लिजेंट हैं, आप खुद ही रॉन्ग डूअर हैं, आप खुद ही टॉर्ट फीजर हैं. टॉर्ट फीजर मतलब क्या होगा बेटा? जैसे जो ऑफेंस कमिट करेगा उसे ऑफेंडर बोलेंगे, जो क्राइम कमिट करेगा उसे क्रिमिनल बोलेंगे, जो टॉर्ट कमिट करेगा उसे टॉर्ट फीजर कहेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये हमने देख लिया ये कंसेप्ट क्या है. ये उन सिचुएशन के बारे में बात करेगा अगर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर हो तो. किस तरह से प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, रंगा और बिल्ला के बीच में एक तरह का सोशल अग्रीमेंट होता है. आप सभी अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सोशल अग्रीमेंट एंड लीगल अग्रीमेंट्स. जिन अग्रीमेंट्स, जिन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, वही वैलिड अग्रीमेंट कहलाएंगे एज पर सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 5 ग्राउंड्स के बारे में बात करता है, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. सोशल अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है. अगर मैं आपको बोल रहा हूं अपने अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालते हैं या मैं आपको कोई होमवर्क देता हूं आप होमवर्क नहीं करते हैं, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए? नहीं सर, ये तो सोशल अग्रीमेंट है, मियर प्रॉमिस है. ठीक है, चलिए. रंगा बिल्ला दो लोग हैं,
दोनों डिसाइड करते हैं कि आज अपन लोग 7 बजे मूवी देखने चलेंगे, ओ रोमियो। ठीक है, रंगा बोलता है बिल्ला को कि यार मूवी लगी है नहीं, शाहिद कपूर की है, ओ रोमियो, आज अपन देखने चलेंगे, 7 बजे मैं आ जाऊंगा बाइक से, यार रेडी रहना, हाथ बांध के खड़े मिलना मुझे, लेट ना हो हम, मैं सटीक 6:50 पे तुम्हारे पास आ जाऊंगा घर के नीचे। बिल्ला बोलता है ठीक है भाई, तय है, मिलते हैं अपन। अब ये है बिल्ला का घर। बिल्ला सो रहा है अभी, और रंगा आ गया है अपनी बाइक से। अब रंगा आवाज लगा रहा है बिल्ला को, बार 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 बार, बिल्ला बिल्ला नीचे आओ, मूवी देखने चलना है। बिल्ला ना कॉल पिक कर रहा है ना आवाज सुन रहा है। टाइम हो गया है बेटा यहाँ पे 6:59। अब यहाँ पर जब रंगा अपना टेम्पर लूज कर देता है फाइनली, वो जाने लगता है अपने घर, लेकिन जाते जाते उसकी नजर पड़ती है कि घर के बाहर एक कुत्ता बंधा होता है, जो कि पेट होता है, एक डॉग होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, बिल्ला का। अब रंगा सोचता है अब मैं आया ही हूं, तो मैं कुछ तो करके जाऊं, मैं एक तरह का वेंजियंस, कुछ बदला तो लेकर के जाऊं, मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है, इसने मुझे बेवकूफ बनाया, ये बिल्ला ने सही नहीं किया। तो सोचता है रंगा कि अब मैं इसके ऊपर पत्थर फेंकते हुए जाऊंगा, जर्मन शेफर्ड के ऊपर। ये यही करता है रंगा। रंगा टारगेट मिला करके पत्थर फेंकने लगता है डॉग के ऊपर। डॉग गलती से अनचेन हो जाता है, अनब्रिडल हो जाता है, अपनी लगाम, अपनी सांकल, अपनी चेन से खुद को छुड़ा लेता है मैनेज करके, और फिर ये आकर के इसको पैर में काट लेता है। नाउ रंगा गोज टू कोर्ट। माय लॉर्ड, सोशल एग्रीमेंट का उल्लंघन कर देता है बिल्ला, मूवी देखने नहीं चला, मोहल्ले के सामने मुझे बेइज्जत अलग करवाया, चिल्वाया, मैं बार बार इसका नाम लिया, ये नीचे नहीं आया, बेइज्जती मुझे महसूस हुई, और तो और मैं जब जा रहा था तो इसके डॉग ने मुझे काटा भी। अरे भाई, ये जो तुम्हारी एक्टिविटी है, अगर बिल्ला नीचे नहीं आया तो ये क्या तुम्हें ग्रीन सिग्नल देता है? ये तो पेटा के अगेंस्ट में एक ऑफेंस है बेटा। हाँ, ये तो एनिमल क्रुएल्टी का भी केस बन रहा है। यहाँ पे यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बिल्ला बिकॉज यू आर हैविंग अ फीट ऑफ क्ले एंड यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट नाउ। तो इवन इफ plaintiff has incurred damages, still he does not have any right to file a case for tort for seeking compensation. I think we understood the example for plaintiff the wrongdoer. This is a classic example to understand the concept of plaintiff the wrongdoer. Now it's a time to understand one landmark case law, then we'll proceed towards the next defense. I hope I'm clear. Still if there is any doubt, काइंडली टाइम ड्यूरेशन भेज करके अपना डाउट आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, एंड इट्स अ रियल केस लॉ, कॉलिन वर्सेस रेनिसन। सत्य घटना पर आधारित है, इसका वास्तविकता से पूरा पूरा लेना देना है। व्हाट इज कॉलिन वर्सेस रेनिसन? इसमें क्या हुआ, इसमें भी हम रंगा बिल्ला के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लेते हैं बेटा। ये है बिल्ला का घर, बिल्ला इज स्लीपिंग पीसफुली। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सोना भी पीसफुली, वेदर राइट टू स्लीप पीसफुली इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट? क्या सुकून से, चैन से सोना भी आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो बिल्ला इज स्लीपिंग पीसफुली हियर। रंगा सोचता है कि आज मैं कुछ तूफानी कर जाऊंगा, आज कुछ तूफानी करेंगे, ये सोच करके रंगा अपने घर से निकलता है। और रंगा क्या करता है, एक पोस्टर लेता है, पोस्टर वो चिपकाना चाह रहा है बिल्ला के घर पे, यहां पर
विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट, विदाउट सीकिंग कंसेंट फ्रॉम बिल्ला। इस तरह की एक्टिविटी, ये हरकत कर रहा है रंगा दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में। अब ये कर रहा है रंगा, यहाँ पर पोस्टर अफिक्स कर रहा है, पोस्टर चिपका रहा है। जैसे ही बिल्ला की नींद खुलती है, बिल्ला आता है, और बिल्ला यहां आकर के कुछ कहता नहीं है, सीढ़ी को शेक कर देता है, इसको हिला देता है, जिसके कारण जो रंगा है वो गिर जाता है ऊपर से ही। अब समझने वाली बात है बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। रंगा फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बिल्ला and Billa wants to take a defense of plaintiff the wrongdoer। आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे, क्या डिफेंस ले सकता है बिल्ला? बिल्ला अपने घर पे सो रहा है, रंगा विदाउट कंसेंट लेडर लगा करके अगेंस्ट द वॉल ऑफ बिल्ला ऊपर चढ़ करके पोस्टर चिपका रहा है। बिल्ला देख लेता है, बिल्ला की नींद खुलती है खटपट से, बिल्ला बाहर आके डायरेक्ट लेडर हिला देता है, जिसके कारण रंगा लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिर जाता है। अब यहां समझने वाली बात है, रंगा ने सूट फाइल कर दिया है, बिल्ला डिफेंस ले रहा है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का। हम ये मानते हैं कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, यहाँ पर ये मान रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर तुम कह रहे हो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर वाली बात, यहाँ पर तुम्हें डिफेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स तुमने यूज किया है, ये जो फोर्स है ये एक्सेसिव है, तुमको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। एक्सेसिव फोर्स है ये फोर्स प्रोपोर्शनेट नहीं है। प्रोपोर्शनेट फोर्स होता तो हम तुमको अलाउ कर देते डिफेंस। ये जो आपने फोर्स यूज किया है ये एक्सेसिव इन नेचर है, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर? बेटा अभी बताता हूं। लेट्स से मैं रात में घूमने निकलता हूं, रात 12 के बाद, बारिश का मौसम है, मैं कार से निकलता हूं, ठीक है, थोड़ा गेड़ी मार के आते, घूम के आते हैं, नया शहर है, कैसा दिखता है रात के अंधेरे में। अब यहाँ हो क्या रहा है, मैं देख लेता हूं, सिग्नल यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, फिर भी एक पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है और बहुत नेग्लिजेंट वे में रोड क्रॉस कर रहा है। मैं यहाँ पर स्पीड लिमिट में कार चला रहा हूँ, सीट बेल्ट लगा के कार चला रहा हूँ, लाइसेंस है मेरे पास, सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहा हूँ। ये बात तो तय है मैं फॉल्ट में नहीं हूं, और ये बात भी तय है कि सामने वाला फॉल्ट में है। अब क्या ये अधिकार मैं खुद को दे सकता हूं, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो फॉल्ट पे है, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। मेरी स्पीड अगर चल रही है 60 पे तो 60 पे ही रहेगी, इसके कारण मैं स्पीड कम नहीं करूंगा। अब ये मेरे पास राइट आ गया है, ये क्या मुझे ग्रीन सिग्नल है लॉ की तरफ से? नहीं है, सामने वाला गलती पे है, ये तुम्हें पूरा अधिकार नहीं देता है कि तुम उसकी जान ले लो, तुम उसको अधमरा कर दो, तुम उसको ग्रीवियसली हर्ट कर दो। हाँ, अगर फोर्स तुम यूज करना चाह रहे हो, अगर बिल्ला ये कह रहा है ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था, मुझे लगा था रंगा घर में चोरी करने के लिए चढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उस टाइम पे इतना फोर्स एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनेट फोर्स तुम यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यूएफसी का मैच देख रहा हूं रात 10 बजे, मैच चल रहा है, बढ़िया फाइट हो रही है, हाँ, और मैं खुद को लेट से पिछले 2.5 साल से खुद को ट्रेन भी इस तरह से कर रहा हूँ, पंचेज स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मेरा उसमें हॉबी है, मेरी मैं उसको एंटरटेन होता हूँ उस चीज को देखने से, खुद को ट्रेन करने में। एंड लेट्स से आई एम अ मिस्टर एक्स। अब मुझे ये महसूस होता है कि 3 इंडिविजुअल्स एंटर्ड इनटू माय रूम सरप्टिशियसली। 3 जो लोग हैं वो मेरे रूम में चोरी छिपे दबे पांव से एंटर करते हैं, ये मुझे एक भनक होती है, मैं उठ करके देखता हूं और खुश हो जाता हूं कि यही तो मैं चाह रहा था। अब मैं प्राइवेट डिफेंस के बहाने इन तीनों से लड़ाई करूंगा, और जो भी स्किल मैंने एक्वायर करे हैं फाइट सीखते हुए, मैं सारी चीजें इन पर अप्लाई करके देखूंगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा अब मेरा। आई एम सो हैप्पी।
जैसे ही वो देखते हैं मुझको, मेरे हाथ में बीन बैग के नीचे ही बेसबॉल होता है, वो देख करके मुझे भागते हैं। एक को मैं पकड़ लेता हूं और उसको मैं बांध देता हूं और मैं उसको 2 दिन तक मारता हूं बेटा। सारी मेरी जो चीजें एक्वायर्ड स्किल थी सब मैंने प्रैक्टिकल करके देख ली। अब व्हेन ही इज अबाउट टू डाई, जब वो मरने वाला है, तब मैं पुलिस को कॉल करता हूं, आप आ जाइए, क्रिमिनल पकड़ के रखा है मैंने, लेकिन मेडल भी लेके आइएगा, आपका काम मैंने किया है, चोर पकड़ रखा है मैंने, नामी ग्रामी चोर। पुलिस वाले यहाँ आकर के अरेस्ट हम दोनों को करेंगे। तुमको किसने अधिकार दिया प्राइवेट अरेस्ट का? मेरे पास है अधिकार, सेक्शन 43 सीआरपीसी। लेकिन उसमें ये भी तो लिखा है अरेस्ट करते ही एज सून एज पॉसिबल तुमको पुलिस में देना है। ये तुमने नहीं पढ़ा क्या? और तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तुमने एक्सेसिवली यूज किया है। तुमने उसे अगर पकड़ लिया था तो तुम्हें 100 डायल करना था, तुम्हें उसे इतना नहीं मारना था कि अधमरा हो जाए वो, इसके लिए तुम लायबल रहोगे। तुमने ये ज्यादा मारा, इसकी जरूरत नहीं थी, इतना डेंजर नहीं था। तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनेट फोर्स एंड एक्सेसिव फोर्स। प्रोपोर्शनेट फोर्स से डिफेंस मिलेगा, एक्सेसिव फोर्स से डिफेंस नहीं मिलेगा। I hope you understood the concept of plaintiff, the wrongdoer. Now let's understand the concept of inevitable accident. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, काइंडली मेक अ हेडिंग इनएविटेबल एक्सीडेंट। So these are the two ingredients for inevitable accident. Kindly write them down in your notebook. Then we'll understand what this concept is. एक और बात, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं या आप लोग पीपीटी चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आई अपलोड द पीडीएफ एज वेल, तो आप लोग अपने नोटबुक में और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्लैट पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कीवर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं बोर्ड पे हाईलाइट करूंगा, वही मैं बोर्ड पर लिखूंगा, जो कि मैं चाहूंगा आप नोटबुक में लिखें। इस द आर एम विच द हुसोएवर से हमें मतलब नहीं है आप डेफिनेशन लिखने लग रहे हैं, चमक डाल रहे हैं, पत्तियां चांद तारे बना रहे हैं। बेटा कलाकृति के बेसिस पे क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर इंटरेस्ट है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं, अभी भी लेट नहीं है। लॉ में हमको बस ध्यान रखना है पैसेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, हमारे लिए कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स आर which can't be foreseen or avoided despite taking reasonable care. That's it. डेफिनेशन को भी शॉर्ट में मैंने लिखा है, इस पर भी मैंने आपको 3 वर्ड बताए हैं, 3 वर्ड से ही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये 3 वर्ड भी ध्यान में रख करके सर हम क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाते, देखिए अभी देखेंगे अपन। चलिए, आई होप आपने अभी तक लिख लिया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट जिसे रोका नहीं जा सकता, which cannot be avoided, जिसे पहले से देखा नहीं जा सकता। सर पहले से कैसे देखा जा सकता है? रीजनेबली फोर्सिएबल होना नहीं चाहिए वो इवेंट। मतलब अगर मैं किसी को थपाड़ा मारूंगा तो गाल लाल होगा ही होगा, ये बात तय है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते माय लॉर्ड मुझे पता नहीं था कि मैं इसको मारूंगा और इसको लग जाएगी।
रीजनेबल पर्सन की तरह बात नहीं होगी ये। तो मैं पहले से, अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो हम रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हैं, तो क्लैट में नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वो इवेंट जो कि पहले से देखा नहीं जा सकता रीजनेबली, जिसे पहले से अवॉइड नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर एंड कॉशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। दिस इज एन ओक ट्री, और ये है फेजेंट, तोता समझ लो, पीजन है ये, कबूतर समझ लो। ठीक है, अब ये पेड़ है बेटा विशाल, दो लोग यहाँ पर आए हैं शूटिंग करने के पर्पज से। यहाँ पे शूटिंग के लिए आए हैं वो लोग, शूटिंग एज इन शूटिंग ये वाला नहीं, ये वाला शूटिंग। ठीक है, शूट करने के लिए आए हैं और दोनों के हाथ में रिवॉल्वर है, पिस्टल है। दिस इज रंगा एंड दिस इज बिल्ला। रंगा जैसे ही बुलेट शॉट करता है, बर्ड पर तो नहीं लगती, ग्लैंस ऑफ हो जाती है ओक ट्री से, इसकी डाल पे हिट करके वापस पलट के आकर के इसको हेडशॉट से, हेडशॉट मतलब पट से हेडशॉट, एंड ही डाइड। ये व्यक्ति लायबल होगा या नहीं, ये क्वेश्चन उठा। एंड इट्स अ रियल केस लॉ बेटा, सत्य घटना पर आधारित है ये। ये सत्य घटना पर आधारित केस लॉ है बेटा, इसका नाम है स्टैनले वर्सेस पॉवेल। अब जो वो बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर उसकी मौत हो गई, ये लायबल होना चाहिए। बेटा थोड़ा सब्र रखें, अब इस चीज को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो व्यक्ति है, दोनों शूटिंग करने आए हैं, सर आर्म्स एक्ट लगेगा, बंदूक अलाउड नहीं है। बेटा स्टैनले पॉवेल इंडिया के नाम लग रहे हैं क्या? पुराना केस लॉ है, उस टाइम पे आर्म्स एक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वो तो इंडिया में लॉर्ड लिटॉन गवर्नर के बाद आया है, वो बात अलग है। ये तब की बात है जब ये पनिशेबल नहीं था, फायर आर्म्स कैरी करना, पजेस करना और इनको यूज करना। तो वो तो यहाँ पे आप दिमाग मत लगाइएगा। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि पिस्टल से बुलेट निकलेगी और लकड़ी पे टकरा करके वापस आएगी, मेटल नहीं, लकड़ी की बार्क पे टकरा करके, ब्रांच पे टकरा करके वापस आएगी। ये हम नहीं सोच सकते थे माय लॉर्ड। दूसरा कि अब गोली से जब बुलेट निकल गई, उसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता था। रजनीकांत की मूवी नहीं चल रही है कि गोली के सामने आकर के रोक ली। हाँ, तो यहां पर दोनों ही चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी माय लॉर्ड। और प्रॉपर हमने बंदूक मेंटेन करके रखी हुई थी, प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह करवाई थी, उसकी सर्विसिंग वगैरह। ऐसा भी नहीं था नेग्लिजेंटली हैंडल कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था बंदूक में जंग लगी हुई थी, नेग्लिजेंस नहीं था माय लॉर्ड। इट्स अ प्योर केस ऑफ एक्सीडेंट। दिस विल बी टर्म्ड एज the classic example for inevitable accident. This person will not be held liable, no liability in law of tort in this particular case law. थोड़ा जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा डिफिकल्ट है इसको डाइजेस्ट करना, थोड़ी प्रॉब्लम है बेटा, अगर इसमें ये होता कि ये बंदूक प्रॉपर बंदूक नहीं होती, ये नेग्लिजेंटली हैंडल कर रहा होता, तब फिर डिफेंस नहीं मिलता, तब फिर ये लायबल होता। अब इस केस में इसकी कोई गलती नहीं है बेटा, उसकी मौत हुई ये हम मान रहे हैं, लेकिन इसको किस चीज की सजा दें, इस पर क्या लायबिलिटी बन रही है, ये जबरदस्ती उसको लेकर के नहीं गया था कि मेरे साथ चल, जबरदस्ती इसने इसको बंदूक नहीं पकड़ाई थी। तो हम इस पे ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, अभी के लिए ये हम समझ सकते हैं दिस पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब एक क्वेश्चन है, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम हर लेक्चर में 2 से 3 डिफेंस पढ़ेंगे और आगे जाकर हर वीडियो में हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से अपने नोट्स बना पाएं और डाउट पूछ सकें। पीडीएफ पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे आप डाल दीजिएगा,
मतलब बोल दीजिएगा, या अगर कोई डाउट है वो भी आप बोल दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको एंटरटेन करेंगे सारे डाउट्स को, पहले के 3 लेक्चर्स के। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंड इट्स अ रियल केस लॉ, ध्यान से समझना, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। दिस इज आरव एंड दिस इज सोहेल। आरव इज अ टाइकून, बिजनेस टाइकून है ये अपना कुछ गुड्स देता है सोहेल को। सोहेल होता है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, इसके पास ट्रक्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आरव और बिल्ला एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। आरव कहता है कि तुम मेरा सामान है 70 लाख का, कि तुम्हें जोधपुर से मुंबई पहुंचाना है, पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सोहेल बोलता है ठीक है। यहाँ पे सोहेल को 1 लाख मिल रहा है और आरव का गुड्स जोधपुर से मुंबई पहुंच रहा है, दोनों का काम यहाँ पर हो रहा है। इसी चीज को लेकर के ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सोहेल जो है वो निकल जाता है ट्रक से पूरा सामान लेकर के। अब यहाँ पर बात यह है कि एज पर द अग्रीमेंट यहाँ पर निकलना है शॉर्टकट या बी लाइन लेते हुए नहीं, हाईवे के थ्रू निकलना है, ठीक है। ये है जोधपुर से निकलेंगे और ये है मुंबई, हाईवे से निकलना है 70 लाख के गुड्स लेकर के, और रात 1 बजे निकलना है तुमको। ठीक है, अब सोहेल बैठ गया यहाँ पे, सोहेल जा रहा है ट्रक में पूरा सामान लोड करके ऊपर, जितना नीचे आया उतना नीचे रख लिया, जितना नीचे नहीं आया उतना ऊपर रख लिया। अब टू हिज शॉक यहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स आर्म्ड विथ लाठीज बीच में मुंबई पहुंचने से पहले इसके सामने आ जाते। अब स्वाभाविक सी बात है, ये 5 लोग हाईवे पे रात 1 बजे डंडा लेकर के लिफ्ट मांगने तो नहीं आए हैं। ये कहते हैं सोहेल को कि सुनो, हम लूटने आए हैं, हाँ टाइम नहीं है हमारे पास, यहाँ से भाग जाओ, और अब हम सामान लूट रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें भी मारेंगे। यही सुनते हैं सोहेल दौड़ लगा देता है, सोहेल भाग जाता है, फरार हो जाता है क्राइम स्पॉट से। अब सोहेल कॉल करता है आरव को, क्या कहता है, मालिक गलती हो गई छोटी सी। हाँ, आरव पूछता है क्या गलती हो गई, बोलता है वो तो 5 लोग थे, सामान लूट के चले गए। मतलब 70 लाख का सामान लूट के चले गए क्या बेटा? बोलता है हाँ मालिक। बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ और सो जाओ, लेकिन कल कोर्ट में मिलना मुझे। और फोन काट देता है आरव। अब बेटा कोर्ट में आ गया है मामला, अब पूरा फोकस ले आओ इधर। सोहेल का एडवोकेट कह रहा है हम डिफेंस लेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट का, इम्प्लाइड है, स्वाभाविक सी बात है, ये इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। एक आदमी 5 लोगों से तो नहीं लड़ सकता, दैट टू आर्म्ड विथ लाठीज। दिस कुड नॉट बी अवॉइडेड, आप ये कह रहे हो रीजनेबली फोर्स ही नहीं कर सकते थे? एयर कॉशन क्या लिया था? इस तरह के क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे ये बताना है बेटा, क्या इस केस में आरव जो है वो सोहेल से ये 70 लाख प्लस कॉम्पनसेशन ले सकता है, या जो सोहेल है उसको डिफेंस मिल जाएगा इनएविटेबल एक्सीडेंट का? दिस इज योर होमवर्क। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विथ दिस डिस्कशन। अपने अपने कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख देना, जिस भी बच्चे का सही होगा उसी का नाम लेकर के मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आगे इसका आंसर बताऊंगा। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मैं ये टारगेट कर रहा हूँ आगे आने वाले 2 लेक्चर में, जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा कोर्स हो जाएगा, आप वीडियोस बनाइए। तो ट्रस्ट मी बेटा, हर 2 दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अपने टॉट्स की नोटबुक में अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए,
जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको दिख रही हैं उन्हें ओवरराइट आप कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज और एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर नाउ। वी अंडरस्टूड द डिफेंस ऑफ प्लेंटिफ, द रॉन्ग डूअर एंड द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। एग्जाम्पल हमको समझ में आ गए दोनों डिफेंस के। ये क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जितना जल्दी हो सके आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।